हेलो। हाँ तो देखिए अभी शुरू से स्टार्टिंग कर देते हैं ईएफएस आपको। ईएफएस एक बार थ्योरी आप लोग को बता भी देते हैं, उसके साथ आप लोग कर पाएंगे easily। ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो समझ में आना चाहिए। अभी हम लोग को क्या है कि कोर्स पूरा करने से मतलब नहीं, अभी समझने से मतलब है। क्योंकि समझे रहेंगे ना तो कोर्स आप हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑल टॉपिक, जितना भी टॉपिक है। तो अपन ईएफएस कल ईएफएस के बारे में पढ़े थे, बेसिक आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गया है। ईएफएस क्या होता है, एक फाइल सिस्टम होता है जो अपन ये ईएफएस हमारा ये ऐसा फाइल सिस्टम होता है जो एक शेयर फाइल सिस्टम की तरह वर्क करता है। हम एक साथ इसको मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ। ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी जोन सभी लोग का आइडिया है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है और रीजन क्या होता है। सबको पता है ना अवेलेबिलिटी जोन और रीजन। बोलते रहिए आप लोग बीच में। यस सर। जैसे कि अपन हाँ जी। AWS का कोई भी AWS का अगर अकाउंट होता है उसके अंदर अपन ये AWS अगर हम किसी एक रीजन के अंदर आएंगे, रीजन जैसे कि हो गया आपका पैसिफिक, मुंबई, ओहायो, सिडनी, ये क्या हो गया, ये रीजन हो गया। तो रीजन। अगर हाँ मुंबई की बात करें, आप लोग को कई बार मैं बता चुका हूँ, मुंबई के अंदर अपन कितने अवेलेबिलिटी जोन है, 4। सभी लोग का आइडिया होगा। हाँ, देयर आर 3 है, 3 3। अवेलेबिलिटी जोन। 3 देयर 3 आर 3 3 है, 3 अवेलेबिलिटी जोन। हाँ ABCD। 3, हाँ ए बी और सी 3 डाटा सेंटर है। बोले तो डाटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन मतलब डाटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन इसे बोलते हैं। और इसको क्या होता है, उसे बोलते हैं डाटा सेंटर। डाटा सेंटर, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने पास देयर आर 3 डाटा सेंटर मिलेगा आपको इसके अंदर, मुंबई के अंदर। यही अपन उसमें देखते थे, क्या नाम है, इसके अंदर आई थिंक नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया में आप लोग को 5 डाटा सेंटर मिल रहा था, 4 से 5 डाटा सेंटर। तो वो अलग अलग रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में कितना डाटा सेंटर है। आप एक रीजन के हिसाब से आप दूसरे रीजन में गेस नहीं कर सकते, सभी में जाके आपको चेक करना होगा कौन से रीजन में कितने डाटा सेंटर है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में देयर आर 3 डाटा सेंटर। ठीक है, AP साउथ 1A, AP साउथ 1B और AP साउथ 1C। इस तरीके से आपको डाटा सेंटर मिल जाएगा। और ये डाटा सेंटर क्या होता है, ये मल्टीपल लोकेशन पे ये सर्वर होता है एक तरीके से। अगर आपने एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया इस डाटा सेंटर के अंदर, तो आप सोच रहे हैं कि एक सर्वर मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया, एक सर्वर यहाँ पे भी क्रिएट किया, और आप EBS एक बना रहे हो किसी एक अवेलेबिलिटी जोन के पास। सपोज दैट आपने यहाँ पे एक EBS क्रिएट किया इस अवेलेबिलिटी जोन में, ये सॉरी EFS। तो इस EFS को आप क्या करोगे, इस अवेलेबिलिटी जोन के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे, इस अवेलेबिलिटी जोन के सर्वर के साथ। मान लीजिए आपने सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया और इस सर्वर के साथ आप सोच रहे हैं कि इस EFS को माउंट करना, तो आप माउंट कर सकते हैं। यू कैन एबल टू माउंट दिस EFS टू दिस वर्चुअल मशीन। बट यही बात करें अपन EBS में ऐसा नहीं होता। EBS में जिस डाटा सेंटर के अंदर अपना मशीन रहेगा, वर्चुअल मशीन, उसी डाटा सेंटर के अंदर अपना EBS माउंट होता था। ये EBS की बात है। EBS में क्या होता था, जिस डाटा सेंटर के अंदर अपना EBS बनाते थे उसी डाटा सेंटर के अंदर अपन EBS को माउंट कर पाते थे, यानी कि VM वर्चुअल मशीन के साथ। अब मान करके चलिए अपन एक यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तो आप इसी के अंदर EBS को माउंट कर सकते हैं। लेकिन EFS को आप पूरे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ माउंट कर पाएंगे। किसके तरफ से नॉइस आ रहे हैं? बंद कर तो दिया, ये आउट साइड चाह रहा था।
और सर आपने इसमें सेम में भी कर प्रैक्टिकल, सकते हैं ना? हाँ हाँ सेम में तो कर ही बस। सकते हैं, हम्म। सेम में भी ठीक कर है। सकते हैं और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ भी कर सकते हैं। और ये अगर मान के चलिए अपन एबीएस यहाँ बनाते हैं, हम सोचते हैं कि इस एबीएस को अवेलेबिलिटी जो ना और हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, तो इसका ये कॉपी अपन यहाँ पे भी रिप्लिकेट करा सकते हैं, रिप्लिकेशन हो सकता है, और इसका ये कॉपी यहाँ पे भी, तो यानी कि आपके पास सेम डाटा तीनों जगह रिप्लिकेट कर सकता है। ये भी चीज इसमें ऑप्शन होता है चूज करने का। तो वही यहाँ पे अपन बताता है, देखिए ईएफएस क्या कहता है कि एमेजोन इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है, ये जो फुल्ली मैनेज क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाय एडब्ल्यूएस वेब सर्विस दैट लेट्स यू क्रिएट एंड यूज शेयर फाइल स्टोरेज फॉर योर एप्लीकेशन। आप अपनी एप्लीकेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। लाइक आपने एक यहाँ पे कोई एप्लीकेशन होस्ट कर दीजिए, ठीक है, और उस एप्लीकेशन को आप वीएम EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका ये एप्लीकेशन की तरह भी काम करेगा। ये भी देखेंगे अपन ना, तो एप्लीकेशन भी कैसे अपन ये करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह भी माउंट करके देखेंगे, एप्लीकेशन की तरह भी इसको आप यूज कर। अब अपन यहाँ पे आते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तो ये कहता है ना कि ये नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS, ये क्या करता है कि इट इज ए नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है, नेटवर्क शेयर फोल्डर की तरह काम करता है ये, ठीक है। जैसे अपन नेटवर्क पे कोई फाइल शेयर करके रख देते हैं, वो काम करता है, लेकिन ये क्या करेगा, ओनली लिनक्स मशीन के साथ वर्क करता है, नॉट अ विंडो मशीन के साथ, ये विंडो मशीन के साथ नहीं वर्क करता। तो आप लोग ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। तो दैट यू कैन माउंट ऑन मल्टीपल वर्चुअल मशीन लाइक EC2 इंस्टांस एट द सेम टाइम, आप एक टाइम पे ही वर्चुअल EC2 इंस्टांस के साथ माउंट कर सकते हैं। ये होता है, थिंक ऑफ इट लाइक अ शेयर फोल्डर इन द क्लाउड दैट में सर्वर कैन एक्सेस। आप एक तरीके से शेयर क्लाउड की तरह इसको यूज करते हैं और सर्वर के साथ इसके डाटा को एक्सेस करते हैं। की फीचर्स इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका मेन मेन काम क्या होता है, जैसे कि इलास्टिक स्केलिंग, ये ऑटो स्केलिंग होता है। ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। स्केल अप यानी स्केल डाउन होता है ना, तो ऑटो स्केलिंग होता है, अपने आप बढ़ता रहता है, ठीक है। ग्रो एंड सिंक एज योर ऐड और रिमूव फाइल, नो नीड टू परमिशन स्टोरेज शेयर ऑफ एज शेयर सॉरी स्टोरेज अहेड ऑफ टाइम। इसमें कोई परमिशन की, नो नीड टू परमिशन नहीं, स्टोरेज अहेड, प्रोविजन 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 हाँ स्टोरेज प्रोविजन, प्रोविजन स्टोरेज अहेड ऑफ टाइम, मतलब कि इसमें कोई ऐसे ना प्रोविजन नहीं होता है कि मतलब कि ये टाइम पे आप मल्टीपल जैसे कि स्टोरेज के साथ अपन अटैच कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा कोई इशू आए, ये ऐसा नहीं होता है। मतलब कि एक टाइम के साथ अपनी मल्टीपल टाइम के साथ भी अपनी इसको यूज कर सकते हैं। शेयर्ड एक्सेस, शेयर्ड एक्सेस क्या होता है, मल्टीपल EC2 इंस्टांस कैन रीड राइट टू द सेम फाइल सिस्टम अकॉर्डिंगली। सभी मल्टीपल जो EC2 इंस्टांस होंगे ना, सेम फाइल को एक साथ भी अपन क्या करते हैं, रीड राइट भी कर सकते हैं सेम फाइल, और सेम फाइल में कोई भी अगर एडिटिंग वगैरह करना है तो वो लोग एडिट कर सकते हैं। और जो दोनों जगह अगर एक जगह EC2 इंस्टांस पे आप कोई चीज एडिट करते हैं, तो दूसरे EC2 इंस्टांस में देखेंगे तो फाइल एडिटेड दिखेगा। एक तरीके से जैसे सर अपन म्यूट कर दो ना दिवाकर को, हम्म, आवाज आ रही है उसमें से। आवाज आ रही है, किधर से आ रही है आवाज? दिवाकर। नहीं अभी तो कोई ऐसा, देखिए फुल्ली मैनेज, नो नीड टू मैनेज हार्डवेयर पैचिंग और बैकअप मैनुअली। आपको इसमें कोई हार्डवेयर मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, ना कि पैचिंग करने की जरूरत होती है, ना कि अपडेट वगैरह, ठीक है। बैकअप मैनुअली होता है ये, और बैकअप मैनुअली, आपको कोई बैकअप भी मैनुअली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कह रहा है कि फुल्ली मैनेज कौन करता है, वो करता है AWS, वो बैकअप भी बना के देगा आपका,
वो पैचिंग भी वही अपडेट करेगा, हार्डवेयर भी वही मैनेज करेगा। आपको ओनली शेयर फोल्डर क्रिएट करना है और शेयर फोल्डर को एक्सेस करना है, आपको कोई हार्डवेयर मैनेज नहीं करना है। कह कि हाई अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, तो ये क्या करता है कि डाटा ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। जैसे अपन बताए थे ना, यहाँ पे अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में है तो आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में तीसरे अवेलेबिलिटी जोन को सेलेक्ट करेंगे, तीनों अवेलेबिलिटी जोन में सेम डाटा रिप्लिकेट करेगा। यानी कि जो डाटा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो डाटा यहाँ पे भी अपलोडेड हो जाएगा और यहाँ पे भी अपलोडेड हो जाएगा। आप यहाँ से एक्सेस कीजिए चाहे यहाँ से एक्सेस कीजिए, यहाँ से। इन केस ये रीजन आपका डाउन हो गया, अगर सपोज दैट ये अवेलेबिलिटी जोन, सॉरी अवेलेबिलिटी जोन यहाँ से डाउन हो गया, तो ये अवेलेबिलिटी जोन से आपको डाटा मिलता रहेगा और इसमें कोई लेटेंसी वगैरह नहीं आएगा, यानी कि डाउन टाइम अपना नहीं आएगा। तो इसलिए ये कहता कि हाई अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये अपने कैसे अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कह रहा कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ हम कनेक्ट करके देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको जैसे कि 24 आवर लाइट मिलेगा, आपको लाइट नहीं कटेगा, तो उसके लिए हमें बैकअप कुछ चीज रखना पड़ेगा ना, लाइक इन्वर्टर वगैरह। तो इस तरीके से ये कहता है कि हम उसका बैकअप एक जगह उसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हम रखते हैं। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन इन केस कहीं आपका प्राकृतिक आपदा की वजह से कुछ भी होता है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से वो प्रोवाइड करेगा आपका डाटा, इसलिए ये होता है। ठीक है। POSIX complex standard for Linux permission and directory इंस्ट्रक्टर, इसको छोड़िए, अभी आगे आइए देखते हैं हाउ EFS वर्क कंसेप्चुअली। तो EFS कैसे वर्क करता है, तो यू क्रिएट EFS फाइल सिस्टम इन AWS। ठीक है, AWS क्रिएट माउंट टारगेट इन योर VPC। ओके, तो अपन ये प्रैक्टिकल का बता रहा है कि अपन प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो ये अपन बताते हैं यहाँ पे। इसका NTFS का प्रोटोकॉल आप याद कर लीजिएगा, पोर्ट नंबर 2049 होता है। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा NFS का पोर्ट नंबर क्या होता है, क्योंकि अगर पोर्ट नंबर हम इसलिए करते हैं, कभी हमारा सपोज EFS को माउंट करना हो EC2 इंस्टेंस के साथ, ये पोर्ट ओपन होना चाहिए। तो आप इसको टेलनेट करके चेक कर सकते हैं, अगर ये टेलनेट होगा तभी आप माउंट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी एरर आता है। तो ये सब चीजें टेलनेट वगैरह करके चेक किया जाता है एज ए ट्रबल शूटिंग के टाइम। तो अपन चलते हैं प्रैक्टिकल क्या रहेगा उसका पहले एजेंडा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपना जो रहेगा एजेंडा, ये अपन AWS का एक अकाउंट रहेगा। ठीक है, और AWS अकाउंट के अंदर अपन 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और एक EFS बनाएंगे, फाइल स्टोरेज सर्वर। तो ये अपन ऐसे क्रिएट करेंगे, ये होगा EC2। EC2 बोले तो EC2 बोले तो सर्वर 1, वर्चुअल मशीन है सर्वर। सर्वर 1, और यहाँ पे आ जाएगा ये सेम सर्वर 2 हो जाएगा। ओके, और ये अपन बनाएंगे एक EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम। और अपन क्या करेंगे, इस EFS के साथ ये EC2 इंस्टेंस को अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, माउंट करेंगे। ठीक है, माउंट करेंगे, और इस दोनों बीच के अंदर इन दोनों के लिए एक अपन सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे इन दोनों सर्वर के साथ अटैच करने के लिए, जो होगा सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अपन एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, इस सिक्योरिटी ग्रुप में परमिशन क्या दे रहेगा, परमिशन लुक लाइक पोर्ट नंबर। तो ये कि HTTP कर देंगे, HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, बोल नहीं रहे आप लोग, पोर्ट 80 80। हाँ, थोड़ा बोलते रहिए। और
अपन SSH करेंगे एक्सेस करने के लिए। SSH का पोर्ट 22 नंबर क्या होता है? 22 72। ये भी अलाउ होना चाहिए। तो अपन इतना इसके अंदर अलाउ होना चाहिए। उसके बाद हम इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे ये सिक्योरिटी ग्रुप अपने EC2 इंस्टेंस को। अपन यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। ये कि EFS के लिए जो फाइल सिस्टम के लिए होगा वो इसके साथ अटैच रहेगा। तो ये इसको बनाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप। इसके साथ पोर्ट नंबर क्या अलाउ रहेगा? अभी हम बताए थे EFS के लिए कौन से पोर्ट पे काम करता है? NFS NFS 2049 इस पोर्ट नंबर पे हमारा EFS वर्क करता है नेटवर्क फाइल सिस्टम पे। तो अपन इतना चीज क्रिएट करेंगे चल करके AWS के अकाउंट पे। तो इतना चीज सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार हैंड रेज कीजिए सभी लोग कि हाँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। हैंड रेज कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताइए, फिर आगे प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छी बात है। तो अपन क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे पहले सबसे पहले दो अपन EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और एक EFS क्रिएट करते हैं। और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक पोर्ट इनेबल, जिसके थ्रू अपन पोर्ट इनेबल कर देंगे। सीधा चलते हैं अपन AWS अकाउंट पे और इसको टैग से करते हैं। सभी लोग को पता है AWS अकाउंट लॉगिन कैसे करेंगे। AWS कंसोल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे लॉगिन करेंगे। इसमें क्या होगा ना, आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, कोई स्किप नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे आप लोग को प्रैक्टिकल करने में बहुत हेल्पफुल होगा, हेल्प मिलेगा। ऑटो पासवर्ड का आता था ना? अच्छा सॉरी, ये अकाउंट आई थिंक यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। MFA ये पूछता है इंटरव्यू में, MFA क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी जोन कहाँ पे है हम लोग, ये रीजन। तो रीजन अभी हम लोग देख रहे हैं ये एशिया पैसिफिक मुंबई के अंदर है, ठीक है, एशिया पैसिफिक मुंबई के अंदर। तो अपन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे ध्यान देंगे। और इसके अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन है, अपन अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के साथ भी क्रिएट करेंगे और उसके साथ भी अटैच करेंगे, इससे ये भी अपन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन चलेंगे अपन EC2 डैशबोर्ड पे, और इसी डैशबोर्ड के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप अपन पहले क्रिएट करेंगे, ठीक। जो अपन यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप देते हैं, अपन पहले सिक्योरिटी ग्रुप वहां पे पोर्ट नंबर अलाउ करेंगे 80 और 22, दो पहले पोर्ट नंबर अलाउ कर लेते बना लेते हैं, उसको अटैच करेंगे। ये सिक्योरिटी ग्रुप में आए यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये कल का सिक्योरिटी ग्रुप अपन डिलीट नहीं किए थे क्या? इसको डिलीट कर देते हैं, पहले दोबारा से क्रिएट करके दिखा देते हैं।
डिलीट करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे जाएंगे एक्शन और डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको डिलीट और डिलीट। अपन यहाँ पे चलते हैं, अब क्रिएट करते हैं अपन सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए गो टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड सिक्योरिटी ग्रुप का पहले नेम दे देते हैं। यहाँ पे अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, और सर्वर के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं USING और सर्वर और सर्वर, इस सर्वर के लिए हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे रूल क्रिएट करते हैं, क्या क्या आप बोले थे ट्रैफिक अलाउ करने के लिए। हेलो एवरीवन, HTTP HTTP SSH और अपन SSH अपन दो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, हाँ और यहाँ पे TCP IPv4 सर्वर के का। लिए रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी IPv4 ठीक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी ऐड कर लेते हैं और बाउंड रूल में भी। ठीक है, HTTP एंड SSH SSH और यहाँ पे भी IPv4 और यहाँ पे भी कर लेते हैं IPv4 और क्रिएट रूल पे क्लिक कर देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप का नेम, अच्छा ये यहाँ पर डाल दे, यही वाला आप इसमें भी नेम में कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। अपने यहाँ पे ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप को क्या करेंगे, अटैच करेंगे अपन EC2 इंस्टेंस के साथ। कहाँ गया सिक्योरिटी ग्रुप, ये एक स्टेप बैक आइए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देख हुआ हो यूजिंग फॉर सर्वर, ये वाला अपन क्रिएट करेंगे। ये अब आते हैं सर्वर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट पेज बनाते हैं इसी का डुप्लीकेट, और यहाँ पे EC2 में चलते हैं, EC2 डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस, जो सर्वर तुरंत बना लेते हैं। सभी लोगों को पता आइडिया है सर्वर कैसे बनाया जाता है। सर्वर 1 हो जाता है इसमें EC2 कौन सा अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, अबंतु Linux। का लिनक्स। अब आते हैं इधर कीपेयर ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग का नहीं क्रिएट है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को क्रिएट करने के लिए बता दिया, वेब सर्वर वाला यूज कर लेते हैं अपन कीपेयर। अब आते हैं अपन यहाँ पे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। अब अपन सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे, तो उसी सिक्योरिटी ग्रुप को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अभी जो अपन सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप जो बनाए थे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ड्रॉप डाउन में आए, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे, तो देखिए यहाँ पे नेम देगा यूजिंग फॉर सर्वर, ये वाला बनाए थे। अपन इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और अपन आएंगे इधर, अभी कुछ नहीं करेंगे, सीधा अपन लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। सॉरी, गलत हो गया, पता है क्या, अपन कौन से रीजन में क्रिएट किए थे ये नहीं देखे थे, लेकिन कोई नहीं, अपन देखते हैं बाय डिफॉल्ट कौन से रीजन में क्रिएट हो रहा है। सेकेंड वाला सर्वर अपन उसके डिफरेंट रीजन में अपन करेंगे। अवेलेबिलिटी जोन अपन नहीं चेक किए थे, तो देखिए यहाँ पे AP साउथ 1 ये के अंदर ही क्रिएट हुआ है, अपन सही है अवेलेबिलिटी जोन। नेक्स्ट सर्वर में AP साउथ 1 B के अंदर करेंगे अपन, तो ये करेक्ट है। अभी बाय डिफॉल्ट जो लिया है वो AP साउथ 1 ये के अंदर लिया अवेलेबिलिटी जोन, तो अपन सही है। अब आते हैं अपन सेम इसी तरीके से एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, ठीक, और सर्वर का नेम सर्वर 2 कर लीजिए, सर्वर 2, सर्वर 2 और
अवंतु सर्वर यहाँ पे अवंती सिलेक्ट कीजिए सर्वर सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे सब एज इट इज रहने दीजिए। की पेयर आपने सेलेक्ट कीजिए पहले से बनाए हुए हैं तो, नहीं तो अपन हाँ क्रिएट की पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप लोगों को नहीं मिलेगा तो अपन उस पर क्लिक करेंगे आगे। अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप लोग को पहले से कोई की पेयर नहीं बनाया तो आप क्रिएट की पेयर पे अपन सेलेक्ट करके और डॉट आप यहाँ पे जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डॉट यहाँ पे डॉट पीपी की आप सेलेक्ट डॉट करेंगे पीपल का यस। क्योंकि लिनक्स सर्वर है। और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट होगा। तो अपन ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं तो अपन उसी को यूज कर ले रहे हैं। और फिर आएंगे नेक्स्ट एग्जिस्ट। तो यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप से पहले अपन एडिट पे क्लिक करके अपन बताते हैं कि कौन से जोन की अवेलेबिलिटी जोन में रखना है। ये अपन अलग डाटा सेंटर के अंदर क्रिएट करेंगे। ये एक डाटा सेंटर के अंदर हो गया, ये दूसरे डाटा सेंटर के अंदर। एपी एपी साउथ साउथ वन बी वन बी एक में। अंदर हो गया है तो बी में अपन हाँ क्रिएट बी कर में लेंगे। करेंगे। हाँ इसको बी में सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये दूसरे डाटा सेंटर में क्रिएट होगा सर्वर। और यहाँ हाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप अपन सिक्योरिटी ग्रुप वही वाला सेलेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप यूजिंग फॉर सर्वर। यूजिंग फॉर सर्वर, इसको सिलेक्ट करते हैं और अपन सीधा क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस। अपन ये भी क्रिएट हो गया। दो EC2 इंस्टांस अपन क्रिएट कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आकर के चेक कर, यहाँ पे देखेंगे तो ये कि EC2 इंस्टांस अपना अप में आ गया है। यहाँ पे 3x3 चेक पास, यानी कि आप इसको रिमोट ले सकते हैं। दिस इज एबल टू कनेक्ट रिमोट, ठीक है। अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये RDP यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए सीधा कनेक्ट क्लिक, तो ये ऐसे सच इसका हो जाएगा। देखते हैं इसका, देखिए ये सर्वर अपन कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो तो गया। ऐसे अपन ये भी रनिंग में आ जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अपन दो EC2 इंस्टांस क्रिएट किए और एक सिक्योरिटी ग्रुप को दोनों EC2 इंस्टांस के साथ कनेक्ट करा दिए। और इसको एपी साउथ 1 के अंदर है और एपी साउथ अवेलेबिलिटी जोन की बात करें, अवेलेबिलिटी जोन ये है एपी साउथ 1A और ये है अपन अवेलेबिलिटी जोन एपी साउथ 1B के अंदर में। ये किसके अंदर है, एपी साउथ 1B के। तो ये अपन लोग ध्यान देंगे, ये दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के साथ है। और ये दो सर्वर क्रिएट किए और इसके साथ इसको अटैच। अब ये EFS क्रिएट करेंगे तो EFS के लिए भी एक सिक्योरिटी ग्रुप मुझे चाहिए। तो अब EFS के लिए भी एक चलते सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके और उसमें NFS प्रोटोकॉल को इनेबल कर लेंगे। चलते हैं फटाक से अपन आते हैं डैशबोर्ड पे और सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। गो टू सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नेम दे देते हैं अपन EFS के लिए यूज करेंगे EFS। और यहाँ पे करते हैं EFS, ठीक है। EFS में रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, इनबाउंड रूल ऐड कीजिए NFS अपन यूज करेंगे। पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। IPv4 टू एनीवन एंड, और यहाँ पे भी आकर के अपन ऐड रूल कर लीजिए इनबाउंड आउटबाउंड में ताकि एरर कुछ ना आए। क्या था अपन पोर्ट NFS 2049। NFS आ गया। अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे ऐड नहीं किए थे क्या, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ये सिक्योरिटी ग्रुप अपन हो गया EFS का। अब चलते हैं EFS एक क्रिएट करते हैं। EFS क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा EFS। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट एक और पेज ले लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं EFS। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, डालेंगे यहाँ पे EFS। अपन EFS पढ़ रहे हैं टॉपिक फाइल सिस्टम, EFS को क्लिक करेंगे
और क्रिएट ईएफएस फाइल सिस्टम। ईएफएस फाइल सिस्टम का नेम दे देते हैं कुछ, ईएफएस कर लेते हैं, ठीक है, ईएफएस, EFS सिस्टम कर रहे ईएफएस, ईएफएस फाइल कर लेते हैं, फाइल फाइल स्टोरेज, ईएफएस फाइल स्टोरेज हो गया, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, वीपीसी देखिए अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, डिफॉल्ट ले रहे हैं, वीपीसी अगर पढ़ेंगे फिर आगे देखेंगे कैसे यूज किया जाता है वीपीसी, अभी वीपीसी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, ठीक है, सिस्टम पे, और ये आपको बताए थे इसके मतलब क्या होता है। एक मिनट मैं चार्जर कनेक्ट करूँ। अच्छा, और बताइए। हाँ, यहाँ पे देखे थे अपन फाइल सिस्टम, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। ये कह रहा कि रीजनल, ये कह रहा कि वन जोन। कौन जोन? इसका इसका मतलब ये होता है कि ये कह रहा है कि आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ रखना चाहते हैं अपना फाइल, या फिर ओनली एक जोन के अंदर। तो अपन को क्या करना है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ रखना है, ताकि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन हमारा डाउन हो तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से हमें उस फाइल को एक्सेस मिल जाए। तो ये तरीके से अपन यहाँ पे रीजनल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखा है वन जोन। वन जोन का मतलब आपका ये कहीं जगह डाटा रहेगा। कह रहा है कि प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी टू डाटा विद इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन विद इन अ AWS रीजन। AWS रीजन के अंदर सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में ही आपको रहेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन विद इन अ AWS रीजन, किसी एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ इसको रख सकते हैं। ये तो जो अपन पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि इसको अपन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के साथ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो डाटा सेंटर अलग अलग है, तो दोनों डाटा सेंटर के अंदर जैसे अपन बताए थे, एक डाटा सेंटर यहाँ पे, एक डाटा सेंटर यहाँ पे, तो आप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों डाटा सेंटर में ये क्रिएट होगा, अपन दोनों रहेगा। अपन मल्टीपल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे बताता ना लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि अपन ना कभी कोई डाटा बार बार हम लोग एक्सेस करते हैं, लाइक कंपनी के अंदर हमको लगता है कि ये डाटा हमको बार बार एक्सेस होता है, तो आप कोई भी फाइल है जिस पे आप बार बार वर्क करते हैं, तो वो फाइल आपका टॉप पे रहता है, मतलब कि पहले रहता है, जैसे आप लोग डेस्कटॉप वगैरह पे रखते हैं जो फाइल यूज करते हैं, जो फाइल अगर कभी कहीं 2 महीने या फिर साल भर में एक बार आपको लगता है कि उसको जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे AWS लाइफ मैनेजमेंट के अंदर, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर ये डाटा को अपन डिसाइड करते हैं कि अगर हम डाटा ना 1 महीने के बाद, अपन 2 महीने के बाद डाटा को हम ओपन नहीं करते हैं ना, तो वो चला जाता है ना इधर आर्काइव मोड में, और आर्काइव मोड में चला जाता है वो डाटा, तो वहां पे हमारा क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ता है। और यहाँ पे जब आता है, यहाँ पे जब ये रहता है इनफ्रीक्वेंट में, इनफ्रीक्वेंट में, तो इनफ्रीक्वेंट में अपना डाटा का जो प्राइस होता है, जो इसका स्टोरेज वैल्यू होता है ना, इसका थोड़ा महंगा पड़ता है। और यहाँ पे जब ट्रांजिशन इनटू आर्काइव में कर देते हैं हम, तो यहाँ पे आपका प्राइस कम पड़ता है। जैसे कि वो डाटा अगर आप बाद में एक्सेस करेंगे ना, तो थोड़ा यहाँ पे स्लो एक्सेस होगा, और ये जो डाटा होता है ना इस वाले हार्ड ड्राइव में रखेंगे तो इससे फास्ट एक्सेस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो टाइप्स है कि जैसे कि अगर हम कंपनी कहता है कि चलो ये ऐसा डाटा है ना, ये अपन बार बार यूज करने वाला नहीं है, कहीं साल भर में एक बार जरूरत पड़े, तो साल भर में जब एक बार जरूरत पड़ेगा तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी कि कोई मांग सके डाटा। तो अगर साल भर के बाद कोई डाटा मांग रहा, तो अगर हमको एक दिन के बदला 2 दिन लग जाए उस डाटा को देने में, तो कोई इशू नहीं है, रिकवर करके हम अपन दे देंगे। लेकिन जो डाटा बार बार यूज हो रहा है तो उसको जल्दी चाहिए, जैसे कि हमने कल फाइल खोला, हमको आज भी उसी डाटा को चाहिए, तो हमें फ्रिक्वेंटली एक्सेस चाहिए ना, फ्रिक्वेंट एक्सेस। तो इन फ्रिक्वेंट और फ्रिक्वेंट, तो इसमें है ना, इन फ्रिक्वेंट मतलब हमको तुरंत चाहिए इस डाटा को, तो अपन इसमें रखेंगे फ्रिक्वेंट डाटा में, इन फ्रिक्वेंट में। और एक होता है ट्रांजेक्शन आर्काइव मोड में, तो आर्काइव में वो डाटा रहेगा जो अपन बार बार एक्सेस नहीं करते। तो अपन एक रूल यहाँ पे पॉलिसी लगा देते हैं कि अपन 19 डेज के बाद इसमें आ जाए डाटा,
तो अपन 19 डेज के बाद का जो डाटा होगा ना, तो वो हमारा स्लो एक्सेस हो, बट वो डाटा कम प्राइस नहीं ज्यादा देना चाहते हैं हमको, क्योंकि बार बार हमको डाटा का यूज नहीं करना है। तो हम सोच रहे हैं कि कम पैसा लगे और कहीं एक जगह वैसे रख दें। तो ये AWS प्रोवाइड करता है कि आप कम पैसे में अपने डाटा को सुरक्षित रख सको, और जब आपको जरूरत हो तो AWS से रिक्वेस्ट करो हमको वाला डाटा दो, तो AWS आपको ये डाटा प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे प्राइस कम लगेगा, इसलिए ये फ्रिक्वेंट और इनफ्रिक्वेंट ट्रांजेस्टू इनटू आर्काइव और इनफ्रिक्वेंट एक्सेस ये होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बता रहा है कि एटलीस्ट मतलब सिंस लास्ट 30 डेज का डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं 5, और 19 डेज सिंस लास्ट एक्सेस। तो आप क्या कर सकते हैं, मान के 19 डेज के बाद आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आर्काइव मोड में चला जाता है डाटा, और वहां से आप इसको टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है ये। जैसे कि वो 365 डेज कर सकते हैं आप, यहाँ पे जितना दिन का करना चाहें 1 साल का भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप हम बढ़ा सकते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से अपन को पैसा भी देना पड़ेगा। तो अपन अभी जो बाय डिफॉल्ट है ये केवल समझ लेते हैं, क्योंकि जब कंपनी की जो पॉलिसी बनता है ना, जब ये कोई कंपनी का जब प्रोजेक्ट आता है, तो वो पहले आपको बताएंगे कि हमारा इस तरीके से आर्किटेक्चर रहेगा, तो आप उस आर्किटेक्चर को समझ पाओगे और आप क्रिएट कर पाओगे। तो ये सब चीजें आप लोग जानते रहोगे। तो अगर कहीं पे बात होगा, कहीं मीटिंग में आप बैठ रहे हो किसी, आप मतलब कि डिस्कशन के साथ, तो आप बता पाओगे कि सर आपको अगर इसके मतलब ये होता है कि आपको डाटा बार बार चाहिए एक्सेस, या फिर इतने दिन के बाद चाहिए, तो हम इस प्राइस को इतना से इतना कर सकते हैं। ताकि आप AWS कंसोल मैनेज कर रहे हो, तो आप लोग को प्राइसिंग के भी बारे में पता होना चाहिए कि कम प्राइस में हम अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकें। वही तो AWS एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, जो अच्छे से आर्किटेक्चर को समझा पाए, अंडरस्टैंडिंग करा पाए, और उस डाटा को सही तरीके से यूज कर पाए, ताकि कॉस्ट भी कम हो और काम भी चल जाए। तो इसलिए इन सब चीजों को यूज किया जाता है। अब अपन आते हैं आगे। अपन अभी इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, आप लोगों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीजें नॉलेज होना जरूरी है। ये चीजें समझ में आया सभी लोगों को? हेलो? इनफ्रिक्वेंट और आर्काइव। इनफ्रिक्वेंट मतलब कि आपको 30 डेज में डाटा एक्सेस कर पाओ, मतलब कि वो तुरंत एक्सेस होगा। और जो आर्काइव में चला जाता है डाटा, आर्काइव में मतलब कि वो ये एक अलग इन्वायरमेंट वहां से, तो वो थोड़ा सा स्लो डाटा एक्सेस होगा, बस इतना ही होता है। लेकिन डाटा आपको 100% सिक्योर रहेगा। अब इधर आते हैं सीधा, अपन इधर अभी कुछ नहीं सिलेक्ट करेंगे, सीधा आएंगे अपन एडवांस सेटिंग में, देखते हैं इसको सब बाय डिफॉल्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अपन जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किए थे, वो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए सिक्योरिटी ग्रुप अपन क्रिएट किए थे, यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप, तो अपन डिफॉल्ट वाला नहीं चाहिए, अपन जो क्रिएट किए थे वो वाला चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप अपन कौन सा क्रिएट किए थे EFS के लिए? यहाँ पे EFS सिलेक्ट किया में करेंगे, EFS सिक्योरिटी ग्रुप किए थे, ये है, 2049 का ये है EFS। EFS है। EFS के लिए EFS सिक्योरिटी ग्रुप किए थे, EFS नेम दिया। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी आएंगे सिक्योरिटी ग्रुप में, तो उसी को सिलेक्ट करेंगे, EFS वाले सिक्योरिटी ग्रुप EFS। अपन 2 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट सेलेक्ट कर लिए। अब ये कह रहा है कि AP साउथ 1A के अंदर एक सिलेक्ट किए, एक AP साउथ 1B के अंदर। तो अपन 1C भी है, तो 1C के अंदर कोई सर्वर नहीं क्रिएट किया, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, 1C को भी नहीं लेते हैं, इसको रिमूव कर। तो अपन अवेलेबिलिटी जोन में हो गया, ये क्रिएट होगा अपन EFS जो होगा, एक AP साउथ 1A के अंदर क्रिएट होगा, और एक AP साउथ 1B के अंदर क्रिएट होगा। और अपन करते हैं नेक्स्ट, और इधर करते हैं नेक्स्ट, और अपन ये हो गया क्रिएट EFS। अब यहाँ पे अपन EFS ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्रिएटिंग हो रहा है, अब अवेलेबल भी हो गया, ठीक है, इनेबल भी हो गया। तो ये अपन
EFS भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया EFS। तो अपन क्या क्या हो गया कंप्लीट, अपन देखिए अपन यहाँ पे 2 सर्वर क्रिएट कर लिए विद सिक्योरिटी ग्रुप के साथ, और एक EFS क्रिएट कर लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच कर, इतना काम कर लिए। अब अपना काम क्या रह गया, इस EFS को इस EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का मतलब होता है माउंट करना, तो माउंट अभी रह गया है बाकी। तो अपन क्या करेंगे, माउंट करेंगे। माउंट किसके साथ करेंगे, EFS टू EC2 टू EFS, ठीक है, EC2 टू EFS, EFS माउंट। अब अपन चलते हैं माउंट करने। तो सभी लोग को पता है ना कि माउंट माउंट करेंगे तो क्या होता है, माउंट करने का मतलब। हेलो एवरीवन, सर आप लोग को रिप्लाई नहीं मिल कनेक्ट रहा, आप लोग करना को होता रिप्लाई मिले। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लेते हैं। अभी EC2 इंस्टेंस अपन एक एक्सेस किए थे, ये फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला भी EC2 इंस्टेंस यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ये फर्स्ट सर्वर अपन एक्सेस किए थे, सेकंड वाला भी अपन इनिशियलाइजिंग हो गया होगा कंप्लीट। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कंप्लीट दिख पाएगा, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अपन सर्वर 2 को भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी करते हैं कनेक्ट, और यहाँ पे आते हैं करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट। तो अपन 2 EC2 इंस्टेंस अभी यहाँ पे, ये पहला EC2 इंस्टेंस है और ये अपन दूसरा दूसरा। EC2 इंस्टेंस। देखिए तो 2 EC2 इंस्टेंस अपन क्रिएट गेट हो हो गया। गया। कोई भी EC2 इंस्टेंस जब एक बार क्रिएट होता है लिनक्स सर्वर में, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं अपन, अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करते हैं तो लेटेस्ट पैकेज जो भी होता है, जो भी उसका डिपेंडेंसी होता है, वो उसमें अपडेट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। दोनों तो सर्वर को अपन, अपडेट करेंगे ना। हाँ दोनों सर्वर को पहले क्या करेंगे अपन, अपडेट करेंगे। ठीक है। अपडेट करने के लिए क्या कमांड होता है, तो अपन यहाँ पे डालेंगे sudo apt sudo अपडेट sudo apt apt अपडेट अपडेट स्पेस स्लैश y कर देंगे तो फोर्सफुली अपडेट हो जाता है, फुल्ली हो जाएगा। ठीक है। अपन ऐसे अपडेट कर लेते हैं। सेम चीज दूसरे सर्वर पे भी कर लेते हैं। sudo apt अपडेट स्पेस स्लैश y, ठीक। अपन क्या आ गया, ये दोनों सर्वर इधर अपडेट, ये अपडेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, अपग्रेडेड हो गया, ठीक है। लाइक ये भी अपन अपडेट हो गया। अब अपडेट हो जाने के बाद सर्वर, अपन ना सबसे पहले इस पे एक काम करते हैं। ये आता है यूटिलिटी, जो अपन EC2 इंस्टेंस जब कनेक्ट करते हैं ना, एक यूटिलिटी इंस्टॉल करना होता है, यूटिलिटी, ठीक है। आप सर्वर पे जब यूटिलिटी इंस्टॉल करेंगे, यानी कि वो क्या होता है, कनेक्टिविटी करने के लिए ये उसका यूटिलिटी होता है, जो अपन सर्वर में इंस्टॉल करना जरूरी होता है। जो ये कमांड होता है यूटिलिटी इंस्टॉल करने के लिए, EFS यूटिलिटी इंस्टॉल इन अबंतु सर्वर। तो कैसे करेंगे, तो अपन ये sudo apt अपडेट अपन कमांड चला दिए थे, ये कमांड हम सब प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को, और ये सीधा आपको ये कमांड ऐसे ठीक चलाना है। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अपन बारी बारी से दोनों सर्वर पे अपन पेस्ट करेंगे, पेस्ट और ओके करेंगे। इस पे भी हो गया, अब इस पे भी अपन यूटिलिटी को कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अपन दोनों जगह एक यूटिलिटी कमांड चलाए, फर्स्ट कमांड, ठीक है, ये यहाँ पे भी चल रहा है और इस सर्वर पे भी चल रहा है, दोनों सर्वर पे अपन भी चल रहा है। अपन दूसरा कमांड किया, तब तक इधर से कॉपी करके लाते हैं, देखते हैं कौन सा कमांड है अपन यूटिलिटी के लिए, ये कौन सा कमांड देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कमांड अपन यूज कर लिए, ठीक। अब अपन चलते हैं ये git कोलोन, और यहाँ से एक पैकेज लेकर के आएगा, तो वो कह रहा है ना
कि git क्लोन http गिटहब से वो उठाएगा पैकेज को, यूटिलिटी को, और इसमें ला करके इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं सीधा अपन। देखिए ये कमांड रन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अब इसको सेकंड कमांड को अपन पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे आके इंस्टॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे भी सेम कमांड पेस्ट कर देंगे। दोनों सर्वर पे अभी कनेक्ट करेंगे तो दोनों सर्वर पे यूटिलिटी चाहिए हमको। यहाँ पे एक कमांड चल गया है, सेकंड कमांड चलाते हैं अपन। ये भी हो गया। अब यहाँ पे cdefs यूटिलिटी कमांड को यूज कर, इसको भी कॉपी कीजिए, सीधा इसको भी यहाँ पे पेस्ट कीजिए। सीधा आप स्टेप बाय स्टेप एक कमांड को यूज करेंगे। अच्छा, एक में चला रहे हैं, दोनों में होता जा रहा है क्या? नहीं, दोनों में चला रहा हूँ ना, दोनों दोनों में? में चलाना है। हाँ, दोनों में चलाना है। अब यहाँ पे ना सीडी करके ये ईएफएस यूटिलिटी के अंदर आएंगे। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या हुआ था अभी ये बताया था। अपन इसको जब चलाए थे कमांड को, तो ये कह रहा कि अपन जो पैकेज यहाँ पे गिटहब से क्लोन कर लिए थे, ये अपन पैकेज डाउनलोड किए थे, उसको अभी रन करना है। जैसे cdefs नाम के फोल्डर अपन आ गया था, और उसको अपन रन करेंगे। तो ये रन करने के लिए ये वाला कमांड अपन यूज करेंगे। अभी अपन इस वाले कमांड को यूज करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब हम इस पे भी कर लेते हैं पेस्ट। तो अपडेटिंग इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब देखिए कमांड का मतलब भी आप लोग समझिए, कमांड क्या क्या होता है, ये कमांड कर क्या रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, पहला जो अपन कमांड इंस्टॉल किए चलाए थे, कर sudo apt इंस्टॉल -y। ठीक है, बिल्ड रूल्स क्रिएट। ठीक है, pkg, ये यहाँ पे ना एक बिल्ड क्रिएट किया था। उसके बाद ना अपन कहाँ गए थे, गिटहब के ऊपर। गिटहब की एक साइड होता है, जैसे कि अपन गूगल के ऊपर जाते हैं, उसी तरीके से ये गूगल पे गया था। और गूगल से AWS के साइड पे जा करके यहाँ से EFS यूटिलिटी को ये वहां से डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे EFS यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड हो गया, और उस डाउनलोड को हमने क्या किया, दोबारा इस कमांड को चलाया, तो वो अभी रन हुआ है। तो अपन एक तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं। इस वाले कमांड को जब चलाए ना, तो अपन ये इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो भी गया। इधर इधर अभी इसमें चल भी रहा है, और यहाँ पे ये लेकिन चल भी गया है। तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे डन होता है। ठीक है, अपन AWS के सॉरी लिनक्स सर्वर के अंदर अपन कोई भी कमांड होता है ना, ये कोई भी चीज अगर गूगल से हमको डाउनलोड करना है तो पूरे कमांड के थ्रू ही होता है। सीधा URL डाल करके अपन डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई भी अपन पैकेज होता है, सर्विस होता है, एप्लीकेशन होता है, अपन सीधा उसके ऊपर काम करते हैं। अब अपन आते हैं सेकंड कमांड क्या है, इधर आइए। आप ये सब फॉलो करेंगे ना, तो आपको 100% आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कमांड को अपन सीधा यूज कीजिए, बिल्ड अमेज़न, इस वाले को रन कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए और अपडेट। ये क्या कर रहा है, ये एरर आ रहा है, कह रहा कि अपडेट। तो कोई नहीं, अब अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको मत यूज कीजिए। अगर यहाँ तक अपन हो गया, अपन सीधा क्या करते हैं ना, अब माउंट करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया यहाँ पे भी, अभी ये चल रहा है। इसमें इसका टाइम क्यों लग रहा है? एक कमांड है, इसको दोबारा चलाना पड़ेगा। एक बार और यूज कर देते हैं, इसको कॉपी करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे CDEFS यूटी के अंदर जाएंगे पहले, उसके बाद इसको करेंगे समान। यहाँ पे टाइप करेंगे इसके अंदर, और दोबारा से इस कमांड को रन कर देते हैं। पता नहीं आई थिंक रन नहीं हुआ है उसका। अब ये चल रहा है, तब तक चलने दीजिए। तब तक अपन इसमें आते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अपन EFS को माउंट करते हैं। EFS को माउंट करने के लिए अपन पहले EFS पे जाएंगे। EFS पे आ गए और यहाँ पे देखिए अपन ये EFS क्रिएट किए थे, EFS फोल्डर फाइल। EFS को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स, और यहाँ पे मिलेगा आपको अटैच। अटैच पे क्लिक करेंगे तो अपन क्या करना है ना, ये सीधे इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। इसको कॉपी और चल के वहां पे अटैच कर देंगे, माउंट करेंगे। तो माउंट किसके साथ करेंगे, यहाँ से भी इसको ले सकते हैं या फिर इसको लीजिए। ये कभी कभी नहीं काम करता है, आप इसको ले लीजिए। ये कैसे काम करता है, तो अपन जब अटैच करेंगे इस EC2 इंस्टेंस के साथ, तो वो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये कह रहा है कि अपन EFS यहाँ पे है, अपन यहाँ पे यूटिलिटी इंस्टॉल किए थे। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो रूट डायरेक्टरी होता है, जैसे कि इसके अंदर जो एक ऑलरेडी डिस्क रहता है ना, उस जैसे C ड्राइव, तो C ड्राइव के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एक D ड्राइव एक तरीके से एक्सटर्नल ड्राइव के साथ इसको अटैच कर रहे हैं। इसके अंदर जो होता है C ड्राइव, जो रूट डायरेक्टरी होता है ना, यहाँ पे एक पहले फोल्डर बना देंगे और उसी फोल्डर को माउंट करा देंगे इस फोल्डर के साथ। तो उस फोल्डर में जो भी डाटा होगा वो सीधा आएगा इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम रख देंगे EFS, ठीक है। तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड जो होता है वो ये होता है MKDIR, और अपन फोल्डर का नेम क्या रख देंगे, EFS। तो अपन चलते हैं वहां पे MKDIR से एक EFS नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लिनक्स पे अपन आते हैं, एक स्टेप यहाँ यूटिलिटी से बाहर निकल जाते हैं हम। CD डॉट डबल डॉट बाहर आ जाइए। यहाँ पे अभी अपने यहाँ पे PWD करेंगे ना, तो यहाँ बताएगा कि अपन कहाँ पे हैं। तो कह रहा है कि होम के अंदर, अबंतु के अंदर है PWD का। तो अपन इंस्टॉल एक डायरेक्टरी बनाना है, तो अपन MKDIR करके अपन एक डायरेक्टरी का नेम दे देंगे EFS नेम का फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के साथ उस EFS को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे EFS नेम का फोल्डर बना, LS करके देख सकते हैं। तो ये EFS नेम के एक फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपन किसके साथ EFS के साथ। इस फोल्डर को अपन EFS के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि इस डाटा पे जो भी सर्वर पे काम करेंगे, EFS फोल्डर में जो भी चीज डालेंगे वो सीधा इस स्टोरेज में आएगा। और इसी तरीके से इस पे भी एक EFS फोल्डर बनाएंगे, और उस EFS फोल्डर में जो डाटा हम लोग स्टोर करेंगे वो सीधा यहाँ पे EFS के अंदर आएगा। यानी कि वो डाटा यहाँ पे नहीं रहेगा, वो डाटा कहाँ होगा, EFS स्टोरेज के अंदर रहेगा। तो अपन यहाँ से कोई डाटा यहाँ पे जब डालेंगे EFS फोल्डर के अंदर, तो सीधा डाटा यहाँ पे आएगा, और उस डाटा को आप यहाँ इस वाले सर्वर से भी देख सकते हैं। तो अपन यही करने वाले हैं, देखिएगा मजा आएगा। EFS के साथ अपन माउंट करेंगे। माउंट का कमांड क्या होता है, अपन यहाँ पे ये मिल जाएगा कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पे देता है EFS माउंट के लिए। ये कमांड कह रहा है कि यूजिंग दिस NFS क्लाइंट, उस क्लाइंट को माउंट करने के लिए इस कमांड को आप यूज कर सकते हैं। दिखा तो कॉपी कीजिए और सीधा यहाँ पे आइए सर्वर पे, और यहाँ पे कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए जो अपन फोल्डर बनाए थे EFS नेम से ना, आप कोई भी यहाँ पे नेम रख सकते हैं। डाटा नेम रखेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे EFS ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अपन EFS ही फोल्डर बनाए हुए हैं, तो अपन इसी के साथ जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डाटा नाम का फोल्डर बनाएंगे, डाटा लिख देंगे, तो आपको यहाँ पे डाटा टाइप। अब यहाँ पे अपन इंटर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि माउंट हो गया सक्सेसफुली।
कैसे माउंट होगी, अपन कैसे चेक करेंगे? एक कमांड होता है df-h, ये क्या करता है, यहाँ पे दिखाता है, लिस्ट कर देता है उसका पूरा। तो जो EFS होगा सबसे नीचे होगा, देखिए EFS जो है अमेजोन का सर्वर है, फाइल सिस्टम है। और ये किसके साथ अटैच हुआ है? तो होम के अंदर अबंतु नाम का यूजर है, ठीक है। अपन जैसे सी ड्राइव में जाते हैं, सी ड्राइव यूजर के अंदर अपन जो जाते हैं तो EFS नाम का उस तरीके से फोल्डर मिलता है यहाँ पे। तो अबंतु में इस तरीके से जाता है, होम के अंदर अबंतु नाम का यूजर है, अबंतु नाम के यूजर के अंदर EFS नाम का एक डायरेक्टरी बनी हुई है, उसके साथ अपन क्या माउंट है, ये वाला EFS फाइल सर्वर माउंट है। तो ये जो फाइल सर्वर माउंट है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस EFS के अंदर कोई फाइल बनाते हैं। तो ठीक है भाई, अपन बनाते हैं, एलएस करते हैं, अपन देखते हैं कहाँ पे है। अपन चलते हैं EFS के अंदर, बोला ना EFS के अंदर CD स्पेस EFS टाइप करेंगे, अपन आ जाएंगे EFS के अंदर। अपन आ गए EFS के अंदर। अब यहाँ पे एलएस करेंगे, देखेंगे कुछ बना है क्या इसके अंदर? कुछ नहीं है। एलएस करने पे लिस्ट के अंदर कुछ नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, इसमें भी एक फोल्डर बनाते हैं, MKDIR न्यू फोल्डर करते हैं, न्यू फोल्डर नाम दे दिए, क्रिएट करते हैं। करेक्ट परमिशन डिनाई, तो अपन यहाँ पे सूडो लगा दिए सबसे पहले, सूडो लगा करके आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टरी बन गया। अब एलएस करके देख लीजिए, समान क्या था, एलएस यहाँ पे कंट्रोल एलएस करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर, तो देखिए न्यू फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है। अब न्यू फोल्डर हमने ये EFS के अंदर बनाया, बट अपन चलते हैं दूसरे सर्वर पे और यहाँ पे अपन क्रिएट कर, पहले अटैच करते हैं, उस माउंट करते हैं उसको। अभी यहाँ पे नहीं किए थे ना अपन, नहीं देखिए एक अपन आते हैं CD करते हैं और बैक आते हैं एक बार, वन स्पेस, यहाँ पे एलएस करते हैं। तो देखिए ये अभी यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है EFS नेम पे। तो यहाँ पे एक EFS नेम को पहले डायरेक्टरी बना लेते हैं और उसके साथ भी इसको पहले माउंट करा लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिएगा, अपन एक सर्वर के साथ EFS के साथ इसको माउंट करा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सर्वर के साथ अपन इसे माउंट कराएंगे। तो यहाँ पे भी एक EFS का पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे MKDIR और यहाँ पे EFS, MKDIR EFS यहाँ पे भी एक क्रिएट करते हैं और उसको माउंट करा देंगे इसके साथ। तो चलिए भाई करते हैं, यहाँ पे MKDIR स्पेस EFS इंटर, एलएस करके देखिए भाई। तो देखिए हाँ, EFS अपन बन गया है यहाँ पे। अब ये EFS बना है तो अपन इस EFS के साथ कनेक्ट कराना है। कमांड क्या होता है, चलिए यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। ये देता है कमांड यहाँ पे अटैच करने के लिए, ये नीचे अटैच वाले कमांड sudo को में कॉपी कीजिए। हाँ, इसको कॉपी कीजिए और अपन दूसरे इंस्टेंस पे आ जाइए और सीधे यहाँ पे क्या कीजिए, पेस्ट कर मार देना। दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे EFS नाम का मैंने बताया, EFS नाम का ही बनाए थे अपन फोल्डर, तो अपन यहाँ पे EFS ही रहेगा, तो ये ओनली EFS ही रहेगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो देखिए ये भी कनेक्ट हो गया इसके साथ। आप कैसे चेक करेंगे, एलएस करेंगे, सॉरी DF- क्या हो यहाँ गया? पे जाइए DF-H, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे DF-H करने के बाद भी सक्सेसफुली इसमें भी माउंट हो गया है। बट अभी इस EFS के अंदर अपन कोई हम डायरेक्टरी नहीं बनाए थे, तो क्या इसके अंदर कोई डायरेक्टरी बनी हुई है? अपन चेक करेंगे कि अपन इस सर्वर पे डायरेक्टरी बनाए थे, यहाँ पे न्यू फोल्डर, अपन इस पे नहीं न्यू फोल्डर बनाए थे, तो क्या इसके अंदर मिलेगा न्यू फोल्डर? तो मिलना चाहिए भाई ये न्यू फोल्डर, बिकॉज अपन क्या हुआ है, अपन क्या किए हैं,
कि इस EFS के थ्रू अपन यहाँ पे एक न्यू फोल्डर इसके अंदर क्रिएट किया, EFS में आ गया है, तो अपन यहाँ से जब इसी EFS को अपन एक्सेस कर रहे हैं फाइल सेट को, तो अपन यहाँ पे भी ये वाला फोल्डर एक्सेस होना चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर आ जाए, इस सर्वर पे अपन आते हैं, अपन करते हैं एलियास, देखते हैं अपन कहाँ पे है। अभी इस EFS के अंदर जाना है, तो CD स्पेस EFS टाइप करेंगे, जो यहाँ पे EFS लिखा हुआ है, EFS और इंटर। अपन EFS के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे एक बार एलियास कीजिए तो ये लिस्ट हो जाता है, एलियास का मतलब इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर बन चुका है ऑलरेडी, बता रहा है कि इसमें ऑलरेडी न्यू फोल्डर है। अच्छा न्यू फोल्डर है तो अपन इस सर्वर से उससे कनेक्ट हो गया तभी तो बना है ना, हाँ कनेक्ट हो गया तभी बना है। तभी यहाँ बना। पे किए देखे, अच्छा बना जितना तो इस इस पे पे था, देखिए नहीं बना तो बना इस तो पे इस था, पे लेकिन था, दिखा इस पे रहा है, इस पे हाँ दिखा दिखा इस रहा, इस पे पे रहा है। रहा। अगर हम इस पे कोई चीज बनाएंगे इस तो ये पे भी इसमें बना भी तो उस पे दिखाना भी चाहिए। दिखेगा। हाँ तो दिखा अपन दिखना यहाँ पे चाहिए। चलो बनाते हैं, यहाँ पे एक और इसके अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर 2 बना देते हैं, फोल्डर न्यू 2 फोल्डर बना। 2 कर देते हैं। हाँ अपन यहाँ पे MKDIR यहाँ पे करते हैं न्यू न्यू फोल्डर 2। फोल्ड, यहाँ पे एक ही में करना है, इसमें स्पेस नहीं करता है। हाँ इसमें फोल्ड सर हाँ बोलिए। सर मेरा डाउट था एक, अगर मैं दूसरे ही उस पे हम्म, EC2 पर अगर मैं डिफरेंट नेम रखूं, EFS ना रखूं, तो क्या होगा? तब भी चलेगा। तब भी चलेगा? हाँ ठीक है सर। आप तो ये डिसाइड करें अटैच करने के लिए हम किस वाले डायरेक्टरी के साथ इसको अटैच करें EFS को। आप EFS के जगह पे कोई और भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पे चलेगा। मैं वही तो बोला हूँ, आप यहाँ पे करेंगे तो जब अपन माउंट कर रहे थे यहाँ पे ना, तो वो वाले कमांड के अंदर जा करके यहाँ पे केवल उस वाले नेम को रखना है। ये जो EFS लिखा हुआ है ना, तो अपने यहाँ पे EFS बनाया है ना, तो ये वाला नेम चेंज करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे आपने डाटा नाम का फोल्डर बनाया, तो डाटा नाम का फोल्डर के साथ माउंट कराना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे डाटा। ठीक है, अपने यहाँ पे न्यू फोल्डर यहाँ पे मान के चलिए क्रिएट किए हुए, तो यहाँ पे अपन चेंज करना होगा ओनली न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर के अंदर ही आपको अपडेटेड जो भी चीजें मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। ये होता है, अपन नाम कोई भी रख सकते हैं, नो नेट टू। अब यहाँ पे ना इंटर करते हैं अपन, यहाँ पे देखिए फोल्डर बनाए, अच्छा परमिशन नहीं, अपन सूडो नहीं लगाते, तो यहाँ पे करते हैं फोल्डर नेम। सूडो। अगर नहीं लगाते हैं ना तो एक चीज और काम कर सकते हैं, अपन क्या करेंगे ना, एक बार सूडो स्पेस अपन डबल एक्सप्लेनेशन मार्क डाल देंगे ना, तो पीछे वाला कमांड रन हो जाता है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे ये डायरेक्टरी और क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे इसमें भी ls करके दिखाएगा ना। देखेंगे, ये ls करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर एक और बन गया। ठीक है, एक यहाँ पे एक न्यू फोल्डर था, एक न्यू फोल्डर 2 नेम से बन गया। यहाँ पे आकर देखोगे तो यहाँ पे भी न्यू फोल्डर 2 वहाँ के पे भी नेम से दोनों दिखेगा। बना होगा। अब यहाँ पे एक बार ls किए थे तो एक ही दिखा रहा था, अब ls करेंगे तो 2 दिखाएगा, ls करेंगे अपन तो देखिए यहाँ पे 2 दिखा दिया। हाँ अब बाद में इन केस अपन कोई भी ये एक सर्वर डाउन हो जाएगा ना, तो अपन दूसरे सर्वर से काम चलता रहेगा। चलता रहे। लेट सपोज जानते हैं क्या कीजिए, अपन कोई वेब सर्वर भी होता है ना, तो आप वेब एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। आप एक जगह वेब का कोड रखिए और दूसरे सर्वर पे ऑटोमेटिक वो दिखता रहेगा, आपका वेबसाइट डाउन नहीं होगा। अब लेट सपोज दैट अपन यहाँ पे करते हैं CD स्पेस और डबल डॉट करके अपन एक स्टेप बाहर आता है पहले। अब यहाँ पे PWD करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अपन यहाँ पे है। तो अभी ये बताइए यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया, तो आगे हम कुछ चीज और अच्छे बताएंगे। यहाँ तक किसको किसको समझ में आया कि EFS को माउंट करना और EFS को 2 EC2 इंस्टेंस के साथ माउंट करके और कनेक्ट करना। और यहाँ पे भी कोई भी चीज एक सर्वर पे चेंज करेंगे दूसरे सर्वर में, आप यहाँ पे कोई अगर अपन फाइल रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम के 2 के अंदर एक हम कोई TXT नाम का फाइल बना देते हैं। अब चलते हैं ना CD स्पेस, अब यहाँ पे डालेंगे ना न्यू
न्यू फोल्डर यहाँ पे डालेंगे, न्यू फोल्डर 2 डालेंगे ना तो इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर आ गए, अब अपन ना इरेज करेंगे तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, बिकॉज इससे कुछ नहीं है। तो अपन एक इसमें फाइल इमेज बनाते हैं। नहीं डाल सकते हैं क्या? हम्म, इमेज नहीं डाल सकते हैं क्या इसमें? डाल फोटो? सकते हैं इमेज। वैसे आपको इमेज नहीं डाल पाएंगे, इसको इमेज डालने के लिए ना आपको ये करना पड़ेगा पहले। आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका क्या नाम होता है, पुट्टी? विन एससीपी। हाँ, विन एससीपी, विन एससीपी। विन एससीपी कितने लोगों को पता है? ये नहीं पता। हम्म, देखिए विन एससीपी होता है, विन यस एससीपी डाउनलोड। ये जो है ना विन एससीपी, हाँ हाँ, समझ गया, हाँ हाँ। इसको क्लिक करेंगे और अपन इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आइए, डाउनलोड्स में क्लोज कीजिए। विन एससीपी के थ्रू आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। हाँ, समझ गया। इसको बताएंगे अपन, ये चीज में कैसे फाइल वगैरह अपलोड करते हैं कैसे, और इसको कैसे अपन लोकल में एक्सेस करते हैं। इसका एक टॉपिक्स रहेगा आप लोगों को, क्योंकि अपन इसका लॉन्ग यूजर नेम वीडियो हो सर्वर जाएगा, का यूजर नेम लॉन्ग पासवर्ड वीडियो हो बताना। जाएगा तो सभी लोग इस पे फोकस नहीं ज्यादा करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग इसको कनेक्ट कीजिएगा। और यहाँ तक देखिए अभी एलएस की अपन कुछ नहीं है, इसमें एक ना टच नाम से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, TOUCH टच जो PHP। कमांड होता है ना, ये क्या करता है, फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि न्यू न्यू फाइल, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी नाम से परमिशन नहीं है, सुडो डबल कर दीजिए, परमिशन के साथ ये क्लिक क्रिएट हो गया। यहाँ पे एड्रेस करके देखेंगे तो देखिए जो ना अपन फाइल होता है ना, तो वो अपन ऐसे होता है, कलर इसका चेंज होता है, ये व्हाइट ही रहता है। बट फोल्डर जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है फोल्डर। आप लोग देखिएगा कभी फोल्डर जो होता है ना, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है। जो फाइल होता है वो इस तरीके से होता है। फाइल इन द सेंस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरीके से फाइल बोलते हैं। फोल्डर मतलब कि जिस फोल्डर के अंदर फाइल को रखा जाता है उसे फोल्डर बोलते हैं। अपन यहाँ पे टीएक्सटी नाम का फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर कुछ टाइप करना है ना, तो अपन इसमें कैसे टाइप करते हैं, यहाँ पे VI लिखते हैं, VI स्पेस उस फोल्डर का नाम है, न्यू नाम है, एन प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करेंगे और यहाँ पे आई प्रेस करेंगे तो इसमें कुछ टाइप भी करता है, आई प्रेस किए उसमें और टाइप करना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू THIS, दिस इज अ डेमो, डेमो क्लास। ठीक है, अपन डेमो क्लास नाम से अपन सेव करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, escape, ठीक है, escape बटन प्रेस करेंगे और अपन एक्सक्लेमेशन करेंगे और QW करके अपन इंटर कर, QW और अपन एक्सक्लेमेशन मार्क अपन इंटर करेंगे, ये बाहर आ जाए। तो कह रखना कि यहाँ पे नोट दैट द एडिटर कमांड QW नॉट, आई थिंक इसमें कुछ परमिशन नहीं, सूडो के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, सूडो अपन लगा के फिर आएंगे इसके अंदर, VI लगाएंगे सूडो के तो आएंगे, क्योंकि इसको परमिशन नहीं है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन पहले एग्जिट होते हैं। एग्जिट होने के लिए ओनली Q प्रेस करेंगे और W नहीं प्रेस करेंगे, अपन एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आई प्रेस करते हैं, इंसर्ट मोड में एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, कॉलन करते हैं, Q करते हैं, बाहर निकलते हैं। अच्छा, बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्या कह रहा है कि ये 360 नो राइट सिंस लास्ट चेंज, ऐड टू ओवर राइट। ठीक है, अगर ओवर राइट अपन नहीं कर पा सकते हैं तो अपन सक्सेसफुली यहाँ से निकलना है। आई प्रेस कीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क कीजिए
और यहाँ पे ऐसे कीजिए और क्यू कीजिए और यहाँ से ऐसे कीजिए और अपन बाहर निकलिए। अपन बाहर आ गए बिकॉज इसमें अभी परमिशन नहीं है अपन इसके अंदर टाइप करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं ना, इसमें टाइप करने के लिए सूडो करते हैं, सूडो, ठीक है, टी न्यू। अब इसके साथ आते हैं सूडो के, इंटर करते हैं, आई प्रेस करते हैं, इंसर्ट मोड में THIS, दिस इज अ डेमो क्लास। अब अपन एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करते हैं और अपन कॉलन और क्यू डब्ल्यू, क्यू से मतलब होता है क्यूट, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करके क्यूट होना, और एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है फोर्सफुली निकल जाना। अपन इंटर करें। अच्छा ये नहीं ले रहा, कह रहा कि नॉट सर एडिट डब्ल्यू क्यू कमांड। ट्राई करो एक बार, डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू, अच्छा पहले क्या टाइप कर रहे थे अपन, वो गलत कर रहे थे क्या, डब्ल्यू क्यू, हाँ गलत करते हैं। सर क्विट करने के एक्सक्लेमेशन बाद मार्क, राइट कैसे करेगा वो? कॉलन, हाँ डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन, सॉरी डब्ल्यू क्यू एंड एक्सक्लेमेशन इंटर। अपन उल्टा डाल रहे थे, डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन डालेंगे तो इसमें टाइप हो जाएगा। टाइप होने के बाद अपन चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है कैसे देखेंगे अपन। तो देखिए सबसे सिंपल कमांड एक होता है ना, कैट, कैट, कैट कमांड को आप यूज करेंगे, कैट न्यू एन प्रेस करेंगे और न्यू फोल्डर txt नाम का करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो इसके अंदर लिखा वो रीड कर देगा, दिस इज योर न्यू डेमो। ठीक है, कैट कमांड आप यूज करेंगे तो चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अपन यहाँ पे क्रिएट किए थे, यहाँ पे अपन कैड करके देखे। अब आते हैं न्यू बीएम पे, दूसरे वाले बीएम पे, अपन इस वाले बीएम पे आते। यहाँ पे तो कोई नहीं बनाए थे txt फाइल वगैरह, है ना। यहाँ पे चेक करते हैं, एलएस करते हैं, देखो अपन जाना है EFS के अंदर, चलो CD स्पेस EFS इंटर, EFS के अंदर आए, एलएस किए, क्या दिख रहा है, न्यू फोल्डर 2 के अंदर जाना है, अपन न्यू फोल्डर 2 के अंदर बनाए थे, तो CD स्पेस न्यू फोल्डर 2 इंटर, न्यू फोल्डर 2 के अंदर एलएस करते हैं। अच्छा देखिए न्यू फाइल यहाँ पे .txt यहाँ पे भी दिख गया है। इसको पढ़ने के लिए इसके अंदर क्या चीज है, कैट कमांड अपन यूज किए थे, कैट कमांड अपन यूज करते हैं, कुछ कोई भी चीज txt में हो उसको पढ़ने के लिए कैट अपन न्यू फोल्डर न्यू txt को इंटर करेंगे तो दिस इज अ डेमो क्लास। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन जो चीजें अपन इस सर्वर पे कर रहे हैं वो चीजें अपन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यही होता है आपका EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, फिर इलास्टिक फाइल सर्वर भी बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका, या फिर इलास्टिक फाइल स्टोरेज भी बोल सकते हैं, आप तीनों चीज बोल सकते हैं, सर्वर सिस्टम स्टोरेज। ठीक है, ये होता है आपका। ये आज के लिए आपका यहाँ पे समाप्त होता है EFS। ठीक है, EFS को समाप्त आपको प्रैक्टिकल करने के बाद आपको सब चीज को डिलीट भी करना होता है जो अपन बनाए थे, क्या क्या अपन बनाए थे उसको जाके डिलीट करना होगा, नहीं तो आपका AWS चार्ज लगा देगा एक्स्ट्रा, फिर आपको पे करना पड़ जाएगा अपने। अपन पे नहीं करेंगे, एक भी रुपये AWS को नहीं पे करेंगे, अपन क्या करेंगे सीधा डिलीट करेंगे। अपन फ्री टायर अकाउंट यूज कर रहे हैं, अपन डिलीट करेंगे, अपन पे करने की जरूरत नहीं है। अपन काम किए, अपन डिलीट किए, अपन यहाँ पे भी डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे जाएंगे, ये केस बनाए थे इसको भी डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करते हैं, यहाँ पे बैक आते हैं एक बार, ठीक है, EFS के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे EFS कहाँ पे था, EFS फाइल सिस्टम पे जाइए, ये बना हुआ था EFS, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। डिलीट के लिए यहाँ पे देखिए कन्फर्म टू डिलीशन, क्या चीज डिलीट करना है इसको पूरा यहाँ से टाइप करना पड़ेगा इतना,
कंफर्म करा रहा है आपसे, आपकी एक तरीके से सिग्नेचर करा रहा है कि आप सिग्नेचर करो कि आप डिलीट कर रहे हो। अपन कर दिए कंफर्म, हाँ हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ा क्रिटिकल होता है ना, इसलिए डिलीट करने के लिए परमिशन मांगता है। यहाँ से अपन ये डिलीट हो जाएगा EFS, और यहाँ से EC2 इंस्टांस भी। तो ये अपन होता है पूरा प्रैक्टिकल विद EC2 इंस्टांस के साथ। और इसमें किसी को कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। और यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इस रिकॉर्डिंग को भी करते हैं स्टॉप। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।